जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 22 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व मत्स्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह दिवस होता है 21 नवंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा जानते हैं कि यह दिवस मनाया क्यों जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने यह बताया है कि पूरी दुनिया में 2/3 रीजन ऐसे हैं जहां पर ओवर फिशिंग की समस्या है, यानी कि जिस प्रकार से वहां पर मछली को मारना चाहिए या मछली को पकड़ना चाहिए उससे ज़्यादा लोग वहां पर मछली को पकड़ते हैं। तो इसीलिए मछली के लिए जो पूरा इकोसिस्टम होता है उसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व मत्स्य दिवस प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो चीन के बाद में हमारा देश भारत मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। राज्यों की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मछली उत्पादक का राज्य है तमिलनाडु। इससे पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन 2020 में तमिलनाडु हो गया है। थीम इस बार की है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी फिशरीज वैल्यू चैन। तो ये इसकी थीम है। एक दिवस आपको और ध्यान रखना है जिसका नाम है विश्व टेलीविजन दिवस। तो ये भी आपका 21 नवंबर को मनाया गया है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, तो इसीलिए इस प्रश्न को आपको बिल्कुल रट लेना है। तो प्रश्न है कि नवंबर 2020 में मैन बुकर प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पुरस्कार मिलेगा डगलस स्टुअर्ट को। किसे? डगलस स्टुअर्ट को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले आइए समझते हैं मैन बुकर प्राइज के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि मैन बुकर प्राइज जो हमारा होता है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, यानी फील्ड ऑफ लिटरेचर में यह पुरस्कार दिया जाता है। 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और उसी के बाद से प्रत्येक वर्ष मैन बुकर प्राइज दिया जाता है। दूसरा चीज आपको यह जानना है कि यह पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो मुख्य रूप से उन लेखकों को जिनके द्वारा अंग्रेजी भाषा में कोई पुस्तक लिखी गई होती है और उस पुस्तक का प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ आयरलैंड में किया गया हो, उन पुस्तक के लिए यहाँ पर राइटर को पुरस्कार मिलता है। तो मिला किसे है? मिला है डगलस स्टुअर्ट को। ये है आपके स्कॉटलैंड के और इन्होंने अभी एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है सुगी वैन। क्या नाम है? सुगी वैन इनके उपन्यास का नाम है और इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। आप थोड़ा सा यह भी ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे विजेता होते हैं पुरस्कार के, उनको 50,000 पाउंड की राशि विजेता के रूप में दी जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैन बुकर की बात हुई है तो एक हमारा होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज और वह 2020 के लिए मिला है मार्कस लुकास रिजनेबेल्ट को। तो इस पुरस्कार के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसमें जाकर के आप मैन बुकर प्राइज और जो हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज है उसके बारे में और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये दोनों पुरस्कार और इन दोनों के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इनकी पुस्तक जिसका नाम है सुगी वैन और ये है डगलस स्टुअर्ट, ये टकलू भाई साहब। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत व किस देश की नौसेना के बीच कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई है? तो ये जो नौसैनिक अभ्यास है वह शुरू हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कॉर्पेट नाम का जो नौसैनिक अभ्यास है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हम लोग थाईलैंड के साथ में ही करते हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग इसे बांग्लादेश के साथ में भी किए हैं। तो फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि जो नवंबर में हमारा अभ्यास हुआ है उसको भारत ने किया है थाईलैंड के साथ में। कहाँ पर हुआ यह अभ्यास? तो दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं इनके द्वारा हिंद महासागर रीजन में इस अभ्यास को किया गया है। अब बात करते हैं
इस पार्टिकुलर अभ्यास की, तो आपको ध्यान रखना है 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये जो अभ्यास है वह दोनों देशों की नौसेनाओं के द्वारा वर्ष में 2 बार किया जाता है। उद्देश्य इसका क्या होता है? तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि जो भी दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा है उसके आसपास और जो भी समुद्री व्यापार मार्ग हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, यानी कि इसको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, इसी के लिए दोनों देशों के बीच में आयोजन किया जाता है। थाईलैंड के साथ में एक अभ्यास भारत और करता है और इस अभ्यास का नाम है मैत्री। तो 2019 में ये आपका हुआ था मेघालय में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया? तो ये सर्टिफिकेशन मिल गया है यहाँ पर नागालैंड के उत्तर पुलिस स्टेशन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नागालैंड राज्य जो कि हमारा एक उत्तर पूर्वी राज्य है, इसी की राजधानी आपको मिलेगी कोहिमा में और कोहिमा में आपको एक पुलिस स्टेशन मिलेगा जिसका नाम है उत्तर पुलिस स्टेशन। तो इसी को अभी ISO सर्टिफिकेशन पुरस्कार मिला है। ISO का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स और इसके द्वारा जो भी संस्थाएं मान्यता प्राप्त होती हैं उनके द्वारा इस प्रकार के जो भी हमारे स्थान होते हैं उनको इस प्रकार से रेटिंग दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा ISO सर्टिफिकेशन मिल गया है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित उत्तर पुलिस स्टेशन को। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सर्टिफिकेशन मिला क्यों है? तो इस पुलिस स्टेशन को जब चेक किया गया तो यहाँ पर ये पाया गया कि जो भी यहाँ के पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा नियमित रूप से कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि असेसमेंट किया जाता है किस प्रकार से इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और जो भी उनमें कमियां होती हैं उनमें आगे चल करके उनके द्वारा सुधार भी किया जाता है। तो इसीलिए ये सर्टिफिकेशन मिला है। अभी 2 से 3 दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ पर FSSM योजना थी इसके लिए भुवनेश्वर को भी ISO सर्टिफिकेशन मिला है। तो दोनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में मास्टर कार्ड ने किस राज्य में प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये प्रोग्राम है क्या? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। मास्टर कार्ड के द्वारा US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ में मिलकर के जो भी उत्तर प्रदेश राज्य में महिला उद्यमी हैं उनके लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वह महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल के अंतर्गत की गई है। तो प्रोजेक्ट किराना की बात करते हैं तो ये 2 वर्षों के लिए चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में, जैसे कि राजधानी लखनऊ हो गई, इसके अलावा कानपुर हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसे चलाया जाएगा। मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो ये अमेरिका की एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है। इसके जो CEO हैं वह हैं अजय बंगा, लेकिन अगले वर्ष माइकल माईबैस इसके नए CEO बनेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अब बहुत सारे लोग वीडियो देखने वाले ऐसे होते हैं जिनको इन सब में बड़ा मजा आता है। वो चाहते हैं कि वीडियो में आपको ये जरूर बताया जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जिन लोगों को ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं अगर इनके बारे में भी रोज़ पढ़ना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है आपका किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अपनी तरफ से याद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये मैं रोज़ आपको पढ़ के बताऊं, हालांकि आपको पसंद आता है इसीलिए मैं इसको शामिल करता हूं, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं, जैसे कि नोएडा में यहाँ पर फिल्म सिटी बन रही है सबसे बड़ी। गरीब कल्याण रोजगार पुरस्कार में इसको 8 पुरस्कार मिले थे। इसके अलावा सिडबी के साथ में स्टार्टअप फंड यहाँ पर हुआ। प्रवासन आयोग का गठन किया गया। कमला रानी वरुण और चेतन चौहान का भी निधन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस शहर में जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है कहां पर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप थोड़ा समझिए कि जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टेस्ट होता क्या है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे
इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी वाहन हो गया, तो इस वाहन को जो चार्ज करने की व्यवस्था है वह व्यवस्था आपको सौर ऊर्जा के माध्यम से मिलेगी। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो भी आपके पास में इलेक्ट्रिक वाहन है उसको आप लोग अपने घर में किसी भी इलेक्ट्रिक वाले बोर्ड में लगाते हैं उसका चार्जर, और वहाँ से आप इसे चार्ज करते हैं। तो अभी जो हमारे यहाँ की टेक महिंद्रा कंपनी है, इसी का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है हाईगी एनर्जी। तो हाईगी एनर्जी ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम बनाया है जो सिस्टम आपका सोलर एनर्जी से चलेगा, यानी कि अब आपकी जो ये बाइक या कार होगी वह सोलर ऊर्जा के माध्यम से चार्ज होगी। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जीरो एमिशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी या फिर फॉसिल्स फ्यूल के ऊपर हमारी निर्भरता है वह बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, IOCL के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, सतत पहल के तहत पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आइए एक एक करके इसमें से हम लोग कई पॉइंट को समझते हैं। पहले आप ये जानिए कि सतत पहल है क्या। सतत पहल का पूरा नाम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, और ये जो पहल है भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2018 में शुरू की गई थी। पहल के अंतर्गत टारगेट क्या था? तो टारगेट ये रखा गया है कि 2023-24 तक हमारे देश में कुल मिलाकर के 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो बायोगैस मुख्य रूप से हमारा एक ऐसा ईंधन होता है जो कि नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, यानी कि जो भी हमारे वेस्ट होते हैं या काऊ डंग की बात करते हैं या अलग प्रकार के डंग होते हैं या फिर जो हमारे अन्य वेस्ट होते हैं उनकी मदद से इसे बनाया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारा क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भरता है इसमें कमी आएगी। और भारत सरकार ने ये टारगेट भी रखा है कि 2021-22 तक वर्तमान में जो हम क्रूड ऑयल को परचेज कर रहे हैं उसमें 10% की कमी करेंगे और 2030 तक 33 से 35% तक इसमें कमी करेंगे। तो इसी के लिए शुरू किया गया था सतत प्रोग्राम। अभी क्या हुआ है? तो अभी जो हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय है इसने 8 ऑयल और गैस कंपनियों के साथ में कुल मिलाकर के 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए समझौता किया है और इनकी स्थापना 30,000 करोड़ रुपए में की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पेट्रोलियम और गैस मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान इसके मंत्री हैं। नवंबर 2020 में किस देश ने पहली बार रेथियॉन स्टैंडर्ड मिसाइल SM-3 ब्लॉक सेकेंड डे मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसका परीक्षण किया है अमेरिका के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आइए समझते हैं कि ये परीक्षण हुआ कैसे है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप, तो बीच में आपको यहाँ पर मिलता है अमेरिका। अमेरिका के पश्चिम में आपको इसी का एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है हवाई। उसके बाद में आप पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर पूरा हमारा है प्रशांत महासागर, ये पूरा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में यहाँ पे आपको मिलेगा मार्शल द्वीप। तो अभी मामला क्या हुआ है कि प्रशांत महासागर में जो मार्शल द्वीप है यहाँ से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया और हवाई जो द्वीप है इसके पास में अमेरिका का एक शिप था जिसका नाम था जॉन फिन। क्या नाम था? जॉन फिन। तो ये जो जॉन फिन नाम का शिप था इसके ऊपर से अमेरिका के द्वारा रेथॉन स्टैंडर्ड मिसाइल को लॉन्च किया गया। और इस मिसाइल ने किया क्या? तो इस मिसाइल ने यहाँ से लॉन्च किए गए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को हिट कर दिया। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि एक ऐसी मिसाइल थी जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा थी और इस मिसाइल को यहाँ पर ये जो रेथॉन स्टैंडर्ड मिसाइल है इसके द्वारा मार गिराया गया। तो यह एक अनोखी प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका परीक्षण अभी पहली बार अमेरिका के द्वारा किया गया है। बाकी रेथॉन मिसाइल की बात करें तो अमेरिका की जो रेथियॉन मिसाइल एंड डिफेंस कंपनी है उसके द्वारा जापान की एक कंपनी के साथ में मिलकर के इसे डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा क्षेत्रीय नौवहन सैटेलाइट यानी कि जो भी हमारे रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं इनको मान्यता प्राप्त करने वाला भारत किस नंबर का देश बना है? तो यहाँ पर भारत बन गया है
चौथे नंबर का देश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये थोड़ा सा मामला क्या है, आइए पहले इसको हम समझते हैं। अगर आपने मेरा वो जो सैटेलाइट वाला वीडियो है उसे देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन पर हमें किसी व्यक्ति की स्थिति जाननी है तो उसके लिए हमें 4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। यानी कि किसी एक स्थान पर व्यक्ति की लोकेशन के लिए 4 सैटेलाइट के माध्यम से हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको विभिन्न देशों के द्वारा कुछ नौवहन प्रणालियां संचालित की जाती हैं। जैसे कि अमेरिका ने जीपीएस 9 स्टार को लॉन्च किया हुआ है, उसी प्रकार से जो चीन है उसने बाइडू को लॉन्च किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं रूस की, तो इसने ग्लोनॉस को लॉन्च किया है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ का भी एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है और इसका नाम है IRNSS, जिसे हम लोग नाविक के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अभी क्या हुआ है, तो अभी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है इसके द्वारा जो हमारे यहाँ का नाविक या फिर IRNSS है इसको मान्यता दे दी गई है। तो मान्यता दिए जाने का मतलब क्या है, तो मान्यता दिए जाने का मतलब ये है कि अब जो भी हमारी व्यापारिक जहाजें हिंद महासागर से होकर के जाएंगी, यानी किसी भी देश की, उन देशों के द्वारा हमारे देश का जो IRNSS है इसकी मदद ली जाएगी, यानी कि इसके नेटवर्क का भी यूज किया जाएगा। तो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा अमेरिका के जीपीएस, रूस के ग्लोनॉस और चीन के बाइडू को वो अनुमति मिली हुई थी। तो इस प्रकार से भारत चौथा देश बन गया है। IRNSS की बात करते हैं तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। पहली बार भारतीय सेना द्वारा किस निजी कंपनी को टैंक एम्यूनिशन के विकास व आपूर्ति के लिए स्वीकृति दी गई, तो ये स्वीकृति मिल गई है यहाँ पर ओसो कार्प ग्लोबल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये मामला क्या है इसको भी आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो हमारे यहाँ पर टैंक होते हैं, टैंक यानी कि टैंक आपने देखा ही होगा, तो ये जो हमारे टैंक होते हैं इसमें आपको 2 मुख्य प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। एक तो हमारा होता है आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सबोत, यानी कि जिसके माध्यम से हमारा पूरा जो टैंक है वह ऑपरेट होता है। दूसरा इसमें होता है एक्सिलरी पावर यूनिट, यानी कि जिसके माध्यम से इसमें ऊर्जा का संचालन किया जाता है। तो अभी हमारी जो भारतीय सेना है इसके जो मुख्य बैटल टैंक है T-72 और T-90, तो इसी के लिए टैंक एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद की सप्लाई के लिए और इनके निर्माण के लिए ओसो कार्प ग्लोबल को 2300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तो आपको यह ध्यान रखना है इस प्रोजेक्ट का नाम है टैंक एम्यूनिशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इसी के लिए यहाँ पर मंजूरी मिली है ओसो कार्प ग्लोबल को। बाकी अगर हम लोग ओसो कार्प ग्लोबल की बात करते हैं तो मुख्यालय नई दिल्ली में है, CEO इसके हैं आशुतोष खाते। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा और जो यहाँ पर चीज़ें मैं बताता हूँ आपको वह आपको कितनी समझ में आती हैं इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आइए कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के साथ साथ हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा अभी सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को लॉन्च किया गया है। भारत में कौशल विकास के लिए हमारे यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय है इसके साथ में मिलकर के NASSCOM के द्वारा फ्यूचर स्किल्स प्राइम बीटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर है इसके लिए 500 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा अपनी तरीके के पहले रक्षा क्षेत्र की जो भूमियां हैं इसके प्रबंधन के लिए लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया। अब हमारे यहाँ पर जो भी डिफेंस सेक्टर की भूमियां थीं इनका भी इंक्रोचमेंट किया जा रहा था, यानी कि लोगों के द्वारा इनके ऊपर भी कब्जा किया जा रहा था। तो इसी के प्रबंधन के लिए यहाँ पर लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश के राज्य ने अभी ये घोषणा की है कि जो भी राज्य के नक्सल प्रभावित जिले हैं या नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन काम दिया जाएगा। अब मनरेगा के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो काम होता है वह 100 दिन की गारंटी दी जाती है, यानी कि 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। लेकिन जो भी हमारे नक्सलाइट समूह हैं वे यहाँ पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित ना कर सकें, इसीलिए
अब इन क्षेत्र में लोगों को 200 दिनों तक काम दिया जाएगा, ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है। कल मैंने आपसे पूछा था कि मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च कर दिया है केरल राज्य की सरकार ने। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी कल से जो वीडियो की लेंथ रहेगी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि 10 से 12 मिनट ही मैं रखूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 20 मिनट तक वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो भी आपके प्रश्न से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, केवल उन्हीं को वीडियो में शामिल किया जाए, जिससे वीडियो की लेंथ 10 से 12 मिनट की ही रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।